Hello friends, today we will start our new chapter antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance means जितने भी माइक्रोब्स है जैसे फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब में ड्रग्स के रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो जाते हैं। मीन्स ये अपने अंदर एक रेजिस्टेंट बना लेते हैं जिससे ड्रग की एक्टिविटी इनके ऊपर अफेक्ट नहीं कर पाती है। ड्रग का काम क्या होता है? इन माइक्रोब्स को किल करने का, और वो क्या करते हैं? माइक्रोब्स रेजिस्टेंट बना लेते हैं जिससे ड्रग उनके ऊपर वर्क नहीं कर पाता और उसे किल नहीं कर पाता। इसे बोलते हैं हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब अगर एंटी माइक्रोबियल की बात करें तो एंटी माइक्रोबियल मीन्स जितने भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन्स है जो क्या करती है? किसी इन्फेक्शन को क्योर करती है ह्यूमन और एनिमल्स में, और उस इन्फेक्शन को या तो बढ़ने से रोकती है या फिर उसको ख़त्म कर देती है। कौन कौन सी मेडिसिन्स मैंने अभी आपको बताई? एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोअल, इस टाइप की कुछ मेडिसिन्स जो क्या करती हैं? इन्फेक्शन को रोकती है, इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकती है। दैट इज़ कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल्स। ओके, अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें तो इन मेडिसिन्स का, ये जो मैंने आपको बताया इन्फेक्शन से रोकने वाले मेडिसिन्स, इनका अफेक्ट अगर कम हो जाए या इनका अफेक्ट माइक्रोब्स पे ना हो, ये मेडिसिन्स उनको किल करने के लिए होती है और ये उसे किल ना कर पाए, दैट इज़ कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़ द कंडीशन ऑफ माइक्रोब्स दैट दे चेंज ओवर टाइम, टाइम के साथ में वो अपने अंदर चेंज कर लेते हैं, एंड नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू द ड्रग्स। कौन सी ड्रग? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। यानी अब वो ड्रग्स से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उन ड्रग्स से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन्होंने उसके अंदर रेजिस्टेंसी बना ली है। रेजिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक टाइम के बाद में उनमें सैचुरेशन आ गया है, उन्हें पता चल चुका है कि इस ड्रग का काम हमें किल करने का है, ये ड्रग हमारे कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को रोकेगी जिससे हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होगा और उनकी क्या होती है? डेथ होती है। तो इसीलिए माइक्रोब्स क्या करते हैं? रेजिस्टेंस बना लेते हैं जिससे ड्रग का एक्शन नहीं हो पाता है, ज़ीरो एक्शन शो करता है ड्रग। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गई। इट्स अ कंडीशन इन विच माइक्रोब्स चेंज ओवर टाइम एंड नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू द ड्रग, ड्रग से कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं। So that is called antimicrobial resistance. Now after the introduction of antimicrobial resistance, now antibiotics mechanism of action means कैसे antibiotics या antimicrobials हमारी बॉडी में एक्शन शो करते हैं जिससे बैक्टीरिया रेजिस्ट कर रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले एंटीबायोटिक्स करते क्या हैं और बैक्टीरिया उन किस एक्शन को स्टॉप कर देता है ताकि उनमें अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो और वो क्या करे? उनके एक्शन को ज़ीरो कर दे। तो एंटीबायोटिक्स कैसे किल करते हैं माइक्रोब्स को? इनको किल करने के बहुत सारे अलग अलग मैनर है। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल। अगर हम एक बैक्टीरिया का इस तरह से इमेज देखें तो ये एक बैक्टीरिया है जिसमें इस तरह से सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए, प्रोटीन, ये सब कुछ इस तरह से है, और ये है उसका फ्लूइड। तो अगर एंटीबायोटिक्स हमने दी तो वो क्या करेंगे? सेल वॉल को इनहिबिट करके, सेल वॉल के प्रोडक्शन को इनहिबिट करके क्या कर देंगे? बैक्टीरिया को इस तरह से डेड कर देंगे, जिससे इस बैक्टीरिया की इंटीग्रिटी, सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है बैक्टीरिया की, तो इंटीग्रिटी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी और ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। तो सेल वॉल इनहिबिट करके एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसके अलावा इनहिबिट
सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करके भी क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। इसके बाद में आती है न्यूक्लियस की बारी, यानी इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो आगे और बैक्टीरियाज नहीं बनेंगे, बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। तो डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करके भी एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके भी बैक्टीरिया को किल कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में इसके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जिससे बैक्टीरिया को फूड मिलता है, जिससे बैक्टीरिया सरवाइव करता है, तो इसका जो फूड सोर्स है उसको क्या कर देते हैं, एंटीबायोटिक्स ख़त्म कर देते हैं, इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, इनहिबिट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो समझ में आया एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को कैसे किल करेंगे। बैक्टीरिया की एक अगर नॉर्मल सेल की बात करें तो उसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, जिसमें डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए वगैरह सब होता है। तो एंटीबायोटिक्स में अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से वो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स ने बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट किया, सेल मेम्ब्रेन को, फिर डीएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, इन सब को इनहिबिट करके वो बैक्टीरिया की क्या कर सकते हैं, डेथ कर सकते हैं। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स वर्क करते हैं। अब हम रेजिस्टेंस देखते हैं कि रेजिस्टेंस में क्या होता है कि इन एक्टिविटीज़ के बाद भी बैक्टीरिया सरवाइव कर लेता है। तो वो देखते हैं। नाउ मैंने आपको बताया कि कैसे एंटीमाइक्रोबियल्स वर्क करते हैं, कैसे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की डेथ करते हैं या बैक्टीरिया को किल करते हैं। अब रेजिस्टेंस कैसे बनाएगा बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रोब्स है, वायरस या फंजाई, वो कैसे रेजिस्टेंस बनाएगा कि वो एंटीबायोटिक उसके बॉडी को हार्म नहीं करे और उसकी ग्रोथ को इनहिबिट ना करे। तो अब देखते हैं ये रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं। तो यहाँ पे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस में ये क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस कर देंगे, सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस कर देंगे, अल्टरेशन कर देंगे, जिससे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन को किल करने के लिए जो एंटीबायोटिक जिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का यूज़ कर रहा है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने उसकी स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। ओके। और इसके अलावा बाइंडिंग साइट पे, बाइंडिंग साइट या फिर टारगेट साइट में अल्टरेशन, अगर किसी रिसेप्टर की शेप इस तरह से है, ओके, और एंटीबायोटिक इस तरह से है और आके वहाँ पे जुड़ना चाहता है, ठीक है, यहाँ पे वो ऐड होना चाहता है, तो इस शेप को इस तरह से ना करके अगर बैक्टीरिया ने इस तरह से कर दिया तो क्या हो जाएगा, जो बाइंडिंग साइट है, टारगेट साइट है, वो क्या हो गई, चेंज हो गई और अब यहाँ पे वो आके कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कौन, एंटीबायोटिक या फिर एंटीमाइक्रोबियल। तो एंटीमाइक्रोबियल के जो रिसेप्टर्स है और बैक्टीरिया के जो रिसेप्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो लॉक और की वाला रूल होता है कि वो की सिर्फ पर्टिकुलर लॉक पे ही जाके लगती है, तो वैसे ही एंटीबायोटिक के जो रिसेप्टर्स बने होते हैं बैक्टीरिया में वो उसे चेंज कर लेते हैं और वो उसे बाइंड होने नहीं देते। मीन्स वो एंटीबायोटिक बाइंड नहीं हो पाएगा और अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेंगे, बाइंडिंग साइट या टारगेट साइट में अल्टरेशन करके भी क्या करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स भी अल्टरेशन ही है, मीन्स अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर लेना। इसमें कौन कौन से म्यूटेशन हो सकते हैं, राइबोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इसके अलावा बायोकेमिकल्स भी इसमें क्या हो सकते हैं, म्यूटेशन कर सकते हैं और उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो सरवाइव कर पाएगा एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, बैक्टीरिया लर्न हाउ टू सर्वाइव
इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग, जो बैक्टीरियाज है वो क्या करते हैं, सीख जाते हैं कि उस ड्रग की प्रेजेंस में कैसे सरवाइव करना है, यानी उन्हें आदत हो जाती है उसकी और उन्हें अब उस ड्रग से अफेक्ट नहीं होते, अब उस ड्रग से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किल नहीं होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, सीख जाते हैं उसमें सरवाइव करना। ओके, इसके अलावा अल्टरेशन इन डीएनए, डीएनए में अल्टरेशन, जिससे क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस को रोकने का काम करते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स, तो वो क्या करेंगे, डीएनए सिंथेसिस को भी नहीं रोक पाएंगे। और आरएनए पॉलीमरेज में म्यूटेशन, जो आगे प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ होता है, ये भी क्या होगा, इसमें म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस भी इनहिबिट नहीं कर पाएंगे। मीन्स जिस तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं, बैक्टीरिया भी उसी एक्शन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बना रहे हैं। जैसा जैसा एक्शन एंटीबायोटिक कर रहे हैं वैसा ही रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बना रहे हैं। उन्होंने मेम्ब्रेन को इनहिबिट किया तो इन्होंने मेम्ब्रेन को चेंज कर लिया, उन्होंने डीएनए को इनहिबिट किया तो उन्होंने डीएनए को चेंज कर लिया। तो इस तरह से ये एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही चेंजेस करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या करते हैं, अल्टरेशन इन द पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी जिस पाथवे से इनकी मेटाबॉलिज्म हो रही थी उसे तो एंटीबायोटिक ने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, और अब इन्होंने, बैक्टीरिया ने उस पाथवे को ही चेंज कर लिया है। मीन्स मेटाबॉलिज्म का जो पाथवे था वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। अब वहाँ से वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया अगर उसे इनहिबिट भी कर देता है तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे कैन सर्वाइव ईजीली बाय अल्टरेशन इन द पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म। और इसका लास्ट है कि बैक्टीरियाज अपने ऑन एंजाइम्स डेवलप कर लेते हैं रेजिस्टेंस के लिए। जैसे आपने बीटा लैक्टामेज एंजाइम का नाम सुना हो, तो बीटा लैक्टामेज एंजाइम्स जो होते हैं वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस बना लेते हैं, और ये एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में होते हैं बीटा लैक्टम एंजाइम, लैक्टामेज एंजाइम, जो क्या करते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस बना लेते हैं। तो वैसे ही बैक्टीरिया अपने खुद के एंजाइम डेवलप करते हैं जिससे वो ड्रग से रेजिस्टेंस बना ले। तो ये हमें पता चला कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया था एंटीमाइक्रोबियल का, उसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस है। सेल मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट को चेंज करके म्यूटेशन, बैक्टीरिया सीख जाते हैं कि ड्रग की प्रेजेंस में भी कैसे सर्वाइव करना है। अल्टरेशन इन डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अल्टरेशन इन आरएनए पॉलीमरेज, अल्टरेशन इन द मेटाबॉलिक पाथवे, और खुद का एंजाइम डेवलप करना। ये कुछ पाथवेज है, ये कुछ तरीके हैं जो एंटीमाइक्रोबियल क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए बैक्टीरियाज या फिर कोई भी माइक्रोब है वो अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, और इससे वो क्या करते हैं, ड्रग के एक्शन को ज़ीरो कर देते हैं। नाउ कॉजेज़ मीन्स एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप करने के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, कौन से रीजंस है जिसकी वजह से बैक्टीरिया को ये रेजिस्टेंस डेवलप करने की कैपेसिटी प्रोड्यूस होती है, या फिर बैक्टीरियाज के अंदर ये क्वालिटी आती है कि वो रेजिस्टेंस कर पाते हैं। तो इसके रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें सबसे पहले रीज़न है ह्यूज पॉपुलेशन या फिर बहुत ज़्यादा क्राउडिंग। इसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। सेकंड है पुअर सैनिटाइजेशन, यानी इम्प्रॉपर हाइजीन की वजह से भी क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। थर्ड है क्वालिटी ऑफ ड्रग, एक लिमिट के बाद में ड्रग को क्या करना पड़ता है, अपनी क्वालिटी को अपग्रेड करना होता है, क्योंकि बैक्टीरिया भी अपग्रेड होने लगते हैं, उनके अंदर म्यूटेशन और दूसरे अदर एनवायरनमेंट की वजह से उनके अंदर कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है, उनकी पोटेंशियल बढ़ जाती है। तो ड्रग को भी अपग्रेड होना पड़ता है ताकि वो बैक्टीरिया को किल कर सके। तो क्वालिटी ऑफ ड्रग अगर वही पुरानी है और बैक्टीरिया क्या हो गया है, अपग्रेड हो गया है,
तो वो उसको रेजिस्ट कर लेगा और ड्रग का एक्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ ड्रग। इसके बाद में पुअर अडहेरेंस, यानी ड्रग की जो बाइंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ड्रग स्ट्रॉन्गली बैक्टीरिया पे जाके बाइंड नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या होगी, पुअर एडहेरेंस होगी। जैसे मैंने आपको रिसेप्टर्स का बताया था कि इस तरह से अगर बैक्टीरिया में इस तरह से रिसेप्टर प्रेजेंट है और एंटीबायोटिक का इस तरह से रिसेप्टर है तो वो अडहेर हो जाएगा, लेकिन एंटीबायोटिक्स में बहुत अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होने चाहिए ताकि वो अगर बैक्टीरिया ने अपने अंदर चेंज भी कर लिया है तो भी बाइंड हो जाए। ठीक है, तो ये इसके अंदर पुअर एडहेरेंस की वजह से क्या होता है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन जाता है। और इसके अलावा लैक ऑफ एजुकेशन, मीन्स इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन नहीं है कि कौन सी ड्रग इनफ होगी, यानी ड्रग का पोटेंशियल भी इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो अलग ड्रग यूज़ करनी होगी, अक्यूट है तो अलग ड्रग यूज़ करनी होगी। तो अगर आपको एजुकेशन नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जाती है। अब इसमें नेक्स्ट है सेल्फ मेडिकेशन। ये भी एक तरह से लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ही हो सकता है कि आपने डॉक्टर से एडवाइस ना लेके सेल्फ मेडिकेशन किया है, तो आपने पुअर एडहेरेंस वाला या कम क्वालिटी वाला ड्रग यूज़ कर लिया है जिसकी रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कॉजेज़ हो सकते हैं जिसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के चांसेस है। ठीक है, अब कैसे हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोक सकते हैं, हम कैसे हमारी बॉडी में इस रेजिस्टेंस को डेवलप होने से रोक सकते हैं कि जो बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनमें ये रेजिस्टेंस ना बने। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसके लिए हम कर सकते हैं, डोंट यूज़ एंटीवायरल और anti-infective drugs in common cold or flu। मीन्स अगर नॉर्मल हमें कोल्ड हुआ है, नॉर्मल फीवर या फ्लू है, तो उसमें हम ड्रग्स ना लें जिससे हमारी बॉडी में उनके लिए रेजिस्टेंस नहीं बनेगी, क्योंकि एक सैचुरेशन के बाद ही बैक्टीरियाज में रेजिस्टेंस होती है। हमारी बॉडी में अगर वो ड्रग बहुत लंबे टाइम तक और काफ़ी फ्रिक्वेंसी से अगर हमारी बॉडी में वो आ रहा है तो बैक्टीरिया को क्या हो जाएगी, उसकी हैबिट हो जाएगी और वो उससे सर्वाइव करना सीख लेगा। इसीलिए हमें कम से कम ड्रग्स का यूज़ करना है। तो हम नॉर्मल फ्लू या कोल्ड में ड्रग्स नहीं ले ताकि उनमें रेजिस्टेंस ना बने। और नॉर्मल फ्लू वैसे भी 4 to 5 डेज़ में अपने आप सही हो जाता है। और अननेसेसरी ड्रग यूज़ नहीं करना है। अननेसेसरी हमें ड्रग यूज़ नहीं करना है कि हमें उस ड्रग की नीड नहीं है फिर भी हम उस ड्रग को ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन का रूट और टाइम हमें ध्यान रखना होता है, यानी केयरफुली फॉलो करना है। यानी ड्रग हमें किस रूट से लेना है, उसे ऑरली लेना है, उसे हमें इंजेक्शन आईवी के थ्रू लेना है या टॉपिकल रूट से लेना है, किस रूट से हमें ड्रग लेना है वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और टाइमिंग, कि उस ड्रग को टाइमिंग कब लेनी है, हमें खाना खाने से पहले लेना है, इवनिंग में लेना है, मॉर्निंग में लेना है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए, जिससे उसके लिए रेजिस्टेंस नहीं बनेगी। और प्रिस्क्रिप्शन भी हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होती है। यानी जो प्रिस्क्रिप्शन हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उन्हीं मेडिसिन को लेना है हमें एग्जैक्टली, ना उनका सॉल्ट ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, उनकी डोज, एडमिनिस्ट्रेशन रूट, टाइमिंग हमें वही फॉलो करनी होगी जो हमें प्रिस्क्राइब की गई है। ठीक है, यानी सेल्फ मेडिकेशन को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। और जो मैंने आपको रीज़न भी बताया है कि वो रेजिस्टेंस का रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं,
ड्रग से एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है उनको हम कम कर सकते हैं और हमारी बॉडी में डेवलप होने से रोक सकते हैं। अब इसके बाद में अगर एग्जांपल्स दूँ मैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के, तो एग्जांपल्स में है MRSA, ये बहुत ही कॉमन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। इसका मीन्स है मैथिसिलिन रेजिस्टेंस इन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया में ये मैथिसिलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी मैथिसिलिन ड्रग का उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसे बोलते हैं MRSA, यानी मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसके बाद में जो सेकंड है वो है कार्बापिनेम्स, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बताए थे उनके एग्जाम्पल्स है कार्बापिनेम्स। इनसे रेजिस्टेंसी हो जाती है एंटेरोबैक्टीरियेसी में। तो ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के। इसके अलावा एंटी फंगल रेजिस्टेंस, यानी फंगस में क्या हो जाती है, एंटी फंगल के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है। वायरल में एंटी वायरल रेजिस्टेंस, प्रोटोजोआ में एंटी प्रोटोजोअल रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया में एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के, जिनमें पर्टिकुलर माइक्रोब्स में उनके जो एंटीबायोटिक्स हैं, उनके जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं, उनसे रेजिस्टेंस हो जाती है, जिससे उन ड्रग्स के देने के बाद भी जो इन्फेक्शन है, जो डिजीज़ है, वो क्योर नहीं होती है। इवन वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि उनसे और ड्रग्स देकर भी क्योर नहीं किया जा सकता। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इसी को कहते हैं कि क्या करते हैं, माइक्रोब्स अपने अंदर एक क्वालिटी जनरेट कर लेते हैं जिससे वो ड्रग्स या फिर एंटीबायोटिक्स एंटी माइक्रोबियल के अगेंस्ट एक्शन शो करके भी सर्वाइव कर लेते हैं, यानी वो उसे किल नहीं कर पाते। और जो इन्फेक्शन है, जो डिजीज़ है, उसकी सीवियरिटी को वो बढ़ा देते हैं, उसे और डिफ़िकल्ट और हार्ड बना देते हैं, जो वो अनक्योरेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द डिजीज़ विमेंस डिजीज़, यानी विमेंस में होने वाली डिजीज़ को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।